Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fast Boys Secondary Schools. Our project of Iqra Education System. Dear students, in the last video lecture, we went through reading and explanation and I explained you about 50% or half of the context. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यूनिट नंबर 6 स्पोर्ट्समैनशिप इसकी आधी रीडिंग और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको की थी. इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल गो थ्रू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. और ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी है, जो रिमेनिंग पार्ट है इस पैसेज का, ये है स्क्रैप बुक स्टोरीज. इस चैप्टर में 5 स्टोरीज स्क्रैप बुक में दी हुई है. जस्ट टू रिव्यू कि राजू जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेयर बन गया था, अंडर 19 में खेलना शुरू कर दिया था उसने, लेकिन वो बहुत ज्यादा मगरूर और मुतकब्बिर हो गया था. चूंकि उसका ताल्लुक एक रानीकोट एक छोटे से कस्बे से था, तो जब वो कस्बे में वापस गया तो वहां पर लोगों से वो बहुत मगरूर और मुतकब्बिराना अंदाज में मिला. उन्हीं लोगों में उसका एक बचपन का दोस्त नबील भी था. नबील को ये सारी चीजें देखकर, इसका ये बिहेवियर देखकर बहुत हैरत हुई और अफसोस और मायूसी भी हुई. अफसोस भी हुआ और मायूसी भी हुई. नबील ने 2 मरतबा उससे कोशिश की मिलने की, लेकिन राजू ने उसको इग्नोर कर दिया. लेकिन फिर एक मरतबा राजू अपने बचपन के ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसको बचपन की सारी यादें आई. तो उसी यादों में उसको अपना दोस्त नबील भी याद आया और वो अभी नबील के बारे में सोच ही रहा था कि नबील उससे आकर मिला. उसने नबील से बहुत माफी मांगी अपने बिहेवियर की वजह से, और फिर दोनों दोस्त पुरानी यादों में खो गए. हंसते हुए बातें करते हुए नबील के घर पर गए और वहां पर थोड़ा सा वक्त स्पेंड किया. फिर नबील ने राजू को एक स्क्रैप बुक दी. कुछ अरसे बाद राजू वापस चला गया और इंटरनेशनल टीम में दोबारा खेलना शुरू हो गया. उसकी परफॉर्मेंस ऐसे ही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका बिहेवियर भी वैसा ही था, मुतकब्बिराना और मगरूर. टीम मैनेजर ने परेशान होकर उसको आखिरी मर्तबा समझाया, और जब वो आखिरी मर्तबा भी ना समझा तो फिर उसको क्लियरली कह दिया कि आइंदा तुम पाकिस्तानी टीम में तुम्हें चांस नहीं दिया जाएगा, तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा. राजू बहुत उदास हो गया और अब जब उसको ऐसा इसी हकीकत का सामना करना पड़ा कि मेरे बिहेवियर की वजह से आज मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ है, तो फिर उसको पुरानी यादें आई दोबारा और उसको लोगों के मशवरे, लोगों की नसीहतें याद आई. इन्हीं मशवरों और नसीहतों में उसको एक स्क्रैप बुक याद आई जो उसके दोस्त नबील ने दी थी. अब पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो स्क्रैप बुक स्टोरीज से गो थ्रू किया. 5 स्टोरीज स्क्रैप बुक की इसमें दी हुई हैं जिनसे वो गो थ्रू करेगा, और इन 5 स्क्रैप बुक स्टोरीज में कौन सी 5 बातें लिखी थी राजू के लिए नबील ने. लेट्स गो थ्रू देम. स्क्रैप बुक स्टोरी नंबर 1 में जो जिक्र किया गया है वो मार्क टेलर का किया गया है, और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था 1998 में, और मार्क टेलर नॉट आउट थे. ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन थे मार्क टेलर. 1998 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा था, टेस्ट मैच. दूसरे दिन के इख्तिताम पर मार्क टेलर नॉट आउट थे 334 स्कोर पर, और ये स्कोर डॉन ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड था 334 का 1930s में. अगर मार्क टेलर चाहते तो बहुत आराम से ना सिर्फ डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड 334 का तोड़ देते, 1 रन बनाते और डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड टूट जाता. डॉन ब्रैडमैन ने ये 1930 में ही रिकॉर्ड बनाया था, और डॉन ब्रैडमैन किसी तारीफ के मोहताज नहीं. He was such a great player of cricket team that his name will be remembered till the history, till the future. ना सिर्फ डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ देते, बल्कि ये ब्रायन लारा का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 375 का, मार्क टेलर उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते थे. लेकिन अपनी पर्सनल ग्लोरी के बजाय उन्होंने टीम की ग्लोरी को ज्यादा प्रेफर किया. उनकी प्रायोरिटी क्या थी? टीम के लिए खेलना, ना कि पर्सनल ग्लोरी के लिए खेलना. और स्पोर्ट्समैनशिप के तौर पे उन्होंने अपनी ईगो, अपनी अना, अपनी जाती मफाद, अपनी जाती कामयाबी, अपनी फर्दी इनफरादी कामयाबी को छोड़ दिया और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की जीत की खातिर वो इस मैच को ड्रॉ की तरफ ले आए. अगर वो चाहते तो मजीद खेल सकते थे, लेकिन मजीद अगर वो खेलते तो टीम
मैच ड्रॉ ना करती बल्कि शायद हार जाती, तो उन्होंने क्या किया कि इनिंग कैंसिल कर दी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया यानी कि अपनी टीम की जीत की खातिर। सो दिस इज द रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि पर्सनल ग्लोरी को कलेक्टिव ग्लोरी पर, पर्सनल सक्सेस को कलेक्टिव सक्सेस पर प्रायोरिटी नहीं दी, बल्कि इनफिरादी कामयाबी पर इज्तिमाई कामयाबी को फौकियत दी, प्रायोरिटी। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टोरी नंबर 2। सेकेंड स्टोरी न्यूजीलैंड प्लेयर डैनियल विटोरी की थी कि डैनियल विटोरी को 2012 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया गया। क्यों? क्योंकि एक मर्तबा डैनियल विटोरी जब न्यूजीलैंड जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेल रहा था, तो डैनियल विटोरी ने जब बॉल कराई, बॉल कराने के बाद जब बैट्समैन ने बॉल को खेला तो वो बॉल को पकड़ने के लिए और थ्रो करने के लिए जब बॉल की तरफ लपके तो जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मैल्कम वॉलर थे वो डैनियल विटोरी उनसे टकरा गए। यानी कि रनर जो थे, रनिंग पर जो मैल्कम वॉलर थे जिम्बाब्वे टीम के, उनसे डैनियल विटोरी टकरा गए और इसके नतीजे में क्या हुआ कि मैल्कम जो है वो सिंगल के लिए भाग नहीं सके, वो वहीं टकराने के बाद रुक गए, रन कंप्लीट नहीं हो पाया। इतने में ये जो स्ट्राइकिंग एंड पर जिस बैट्समैन ने शॉट खेला था रेजिस काबवा, ये जो जिम्बाब्वे के रेजिस काबवा क्रीज से बाहर निकल चुके थे। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैल्कम इस तरह टकरा जाएंगे और रुक जाएंगे, ये तो कंफर्म सिंगल था। लेकिन रेजिस अपनी विकेट से, अपनी क्रीज से बाहर निकल कर रन बनाने के लिए, और यहां नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, बॉलिंग एंड पर मैल्कम जो है वो डैनियल विटोरी से खाकर गिर गए। इतने में डैनियल विटोरी ने बॉल विकेट कीपर रीस यंग, जो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर थे, इनको थ्रो कर दी और रीस यंग ने फौरन ही स्ट्राइकिंग एंड पे जहां से रेजिस निकल के भागे थे वहां पे उनको रन आउट कर दिया। फौरन ही डैनियल विटोरी ने इस डिसीजन को वापस लिया, क्योंकि ये डैनियल विटोरी उस वक्त न्यूजीलैंड के कैप्टन भी थे। सो ही हैड राइट टू टेक द डिसीजन, उनको डिसीजन लेने का हक हासिल था। उन्होंने फौरी तौर पर इस डिसमिसल को, इस आउट को कैंसिल आउट किया और कहा कि ये मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं मैल्कम से ना टकरा था तो मैल्कम भी रन कंप्लीट कर लेते। ये मेरी वजह से, चूंकि मैं कोलाइड हो गया था, मेरा मैल्कम से कोलिजन हो गया था, तो ये रन आउट नहीं माना जाएगा। So see the sportsman spirit of Daniel Vittori. First story was about Australian captain Mark Taylor, and the second story is about New Zealand captain Daniel Vittori. Let's move on to story number 3. Story number 3 is about Sri Lanka versus Australia match. एक मर्तबा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और एंड्रयू साइमंड्स, जो कि एक बेहतरीन बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, इनका एक ह्यूज इनसाइड एज लगा, यानी कि बैट से टकराने के बाद बॉल इनके पैड पे जाकर टकराई। और आपको पता है कि अगर डायरेक्टली बॉल विद इन द विकेट्स पैड पर डायरेक्टली टकराए तो एलबीडब्ल्यू यानी कि लेग बिफोर विकेट हो जाता है, लेकिन अगर बैट से टकराकर पैड्स पर लगे तो ये एलबीडब्ल्यू नहीं होता है। लेकिन इतने ह्यूज इनसाइड एज के बावजूद बैट से बॉल टकराकर पैड्स तक टकराई और मिस्टेकनली अंपायर ने, जब अपील हुई एलबीडब्ल्यू की, तो मिस्टेकनली अंपायर ने एलबीडब्ल्यू यानी कि लेग बिफोर विकेट आउट दे दिया। एंड्रयू साइमंड बहुत हैरान हुए, लेकिन बहरहाल अंपायर का डिसीजन था। आप यहां पर यह भी एक स्पोर्ट्समैनशिप देखिए कि इतने क्लियर एज के बावजूद बैट्समैन ने कोई बहस नहीं की अंपायर से, बल्कि उसने अंपायर के डिसीजन को सराहा, अप्रिशिएट किया कि भाई ठीक है ये आउट नहीं था, लेकिन अगर अंपायर ने आउट दे दिया है तो कोई इशू नहीं है, आउट दे दिया है तो उसने डिसीजन ले लिया है। वो वापस जाने लगे। अभी वो 5-7 कदम ही चले थे कि श्रीलंकन स्किपर, ये जो श्रीलंका के स्किपर थे मार्वन अटापट्टू, इनको एहसास हुआ कि ये डिसीजन रॉन्ग है, ये सही डिसीजन नहीं है, बल्कि ये इनसाइड एज लगा था। और भी प्लेयर्स ने सुना था, लेकिन अटापट्टू ने फौरन डिसीजन लिया और एंड्रयू साइमंड को वापस बुलाया कि नहीं ये इनसाइड एज था, अंपायर से गलती हो गई है। सो सी द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और स्पोर्ट्समैनशिप ऑफ दीज प्लेयर्स।
कि स्पोर्ट्स में इतने बड़े लेवल पर ये लोग खेल रहे हैं जहां पर एक छोटा सा फेवर अगर इनको मिल जाए तो मैच का कांसा पलट जाता है, मैच हाथ से निकल जाता है। एंड्रयू सैमंड जैसे बैट्समैन की विकेट एक कीमती विकेट थी, लेकिन फिर भी मार्वन अटापट्टू ने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए एंड्रयू सैमंड का जो नॉट ये आउट का डिसीजन था इसको गलत करार दिया। उनको एहसास हुआ और उन्होंने उसको वापस बुला लिया एंड्रयू सैमंड को। नाउ वी विल मूव ऑन टू स्टोरी नंबर 4। स्टोरी नंबर 4 follows a match between Pakistan and a guest team that had come from any other part of the world, दुनिया के किसी और हिस्से की। प्रोबेबली जो मुझे याद पड़ रहा है कि या तो ये इंडिया की टीम थी या फिर ये किसी और स्कॉटलैंड या जिम्बाब्वे वगैरह कोई टीम थी। वक़ार यूनुस और आकिब जावेद का बॉलिंग अटैक शायद आप लोगों को ना याद हो, ये कोई 1990s की बात है, 96, 97, 98 की बात है, जब वक़ार यूनुस और आकिब जावेद बॉलिंग अटैक किया करते थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। इंतहाई खतरनाक बॉलिंग अटैक हुआ करता था। वक़ार यूनुस की यॉर्कर्स, इन स्विंग एंड आउट स्विंग यॉर्कर्स, और आकिब जावेद की बाउंसर्स और यॉर्कर्स, आउट स्विंग, इन स्विंग। फेसिंग बैट्समैन के लिए इन वक़ार यूनुस और आकिब जावेद का बॉलिंग अटैक फेस करना मुश्किल हो जाया करता था। तो हुआ कुछ यूं कि जो गेस्ट टीम के कैप्टन थे, इनको वक़ार यूनुस और आकिब जावेद ने बहुत सारी बॉल्स मिस करवाई। वक़ार यूनुस का ओवर चल रहा था, 2-3 बॉलें वक़ार यूनुस मिस करा चुके थे और फिर एक बॉल पर उन्होंने उसकी विकेट ले ली। गालिबन ये LBW था या कॉट बिहाइंड था। तो इस डिसीजन से जो गेस्ट टीम के कैप्टन थे वो खुश नहीं थे। उनका कहना यह था कि ये डिसीजन गलत लिया गया है, और उस जमाने में कोई थर्ड एम्पायर भी नहीं हुआ करता था कि ये थर्ड एम्पायर को रेफर किया जाता। तो जब गेस्ट टीम के कैप्टन ने नाराजगी का इजहार किया कि ये आउट नहीं है, तो पाकिस्तान के जो स्किपर थे उस वक्त के, उन्होंने यानी कि कैप्टन थे, उन्होंने उस बैट्समैन को, कैप्टन को एक और चांस दिया कि कोई बात नहीं, अगर आप इस डिसीजन से अग्री नहीं करते तो आप वापस क्रीज पर आ जाइए। वो गेस्ट टीम के कैप्टन वापस क्रीज पे आ गए और अगली ही बॉल पर वक़ार यूनुस ने दोबारा से उस कैप्टन को, गेस्ट टीम के कैप्टन को डिसमिस कर दिया। तो ये एक स्पोर्ट्समैनशिप थी कि पाकिस्तान के स्किपर ने इस बात को रियलाइज किया कि अगर बैट्समैन अग्री नहीं है डिसीजन से तो उसको एक मौका और देना चाहिए। और देखिए अल्लाह ताला ने कैसे दिखाया कि अगली ही बॉल पर वक़ार यूनुस ने दोबारा से उस कैप्टन को, उस बैट्समैन को आउट कर दिया। So this is all about sportsmanship. Let's move on to story number 5. Story number 5 is about a match between West Indies and Pakistan. वर्ल्ड कप 1987 का मैच चल रहा था लाहौर में। कॉर्टनी वॉश की स्पोर्ट्समैनशिप इसमें दिखाई गई है। कॉर्टनी वॉश बॉलर थे, इन्होंने बॉल कराई, पाकिस्तान की लास्ट विकेट थी और जीतने के लिए 1 रन चाहिए था। कॉर्टनी वॉश ने बॉल कराई, अब्दुल कादिर स्ट्राइकिंग एंड पर थे। अब्दुल कादिर ने शॉट प्ले किया, लेकिन वो बॉल सीधा बॉलर के हाथों में गई। लेकिन इस असना में नॉन स्ट्राइकिंग एंड से जो रनर थे वो क्रीज से बाहर निकल चुके थे और शायद उनके सामने, अगर वो वापस पलटने के लिए जब मुड़े तो उनके सामने कॉर्टनी वॉश थे। कॉर्टनी वॉश बहुत आसानी से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि चूंकि मैप थोड़ा सा बीच में आ गया, हालांकि वो बीच में आने के बाद थोड़ा सा हट गए थे ताकि रनर को वापस भागने का मौका मिले, जगह मिले, लेकिन फिर भी वो रनर से पहले विकेट्स पे पहुंच गए। बॉल उनके हाथ में थी, वो रन आउट कर सकते थे, उन्होंने रन आउट नहीं किया और अगली ही बॉल पर अब्दुल कादिर जो कि ऑलरेडी स्ट्राइकिंग एंड पर थे, उन्होंने सिंगल ले लिया और इस तरह पाकिस्तान एक राउंड का मैच वर्ल्ड कप 1987 का जीत गया। तो माय डियर ब्रदर्स, आपने ये 5 स्टोरीज सुनी। ये 5 स्टोरीज राजू ने भी पढ़ी। जब इसने राजू ने ये पढ़ी, कुछ पेज पढ़ने के बाद उसको एहसास हुआ कि अजमत या बड़ाई अचीवमेंट्स में नहीं है, कारनामों में और परफॉर्मेंस में नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्समैनशिप में है। आप देखें कि कितने, ये 5 वाकयात हमने पढ़े, ऐसे कितने ही वाकयात होंगे
स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, इवन क्रिकेट के अलावा भी हम देखते हैं लॉन्ग बैडमिंटन में, स्क्वाश में, रेस में, कितने ही स्पोर्ट्स में हम ये स्पोर्ट्समैनशिप देखते हैं कि किस तरीके से ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ये अपनी स्पोर्ट्समैनशिप का इजहार करते हैं, मुजाहिरा करते हैं। जब राजू ने इस बात को रियलाइज किया तो उसने फैसला किया कि वो सबसे माफी मांगेगा। अब उसको दोबारा पाकिस्तानी टीम में चांस मिले या ना मिले, लेकिन वो सबसे अपने बिहेवियर की माफी मांगेगा। और अगली ही सुबह उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। आपको पता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, डिफरेंट चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के रिपोर्टर्स को बुलाकर उनसे बात, उनके जरिए से दुनिया से बातचीत की जाती है। सो दैट इज कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया के सामने पूरी दुनिया से उसने माफी मांगी राजू ने, और अपने गलत बिहेवियर का उसने वो किया, एडमिट किया, उसको कन्फेस किया, एतराफ किया कि उसमें गुरूर आ गया था। और इस तरीके से राजू वापस राजू बन गया, वही रानी कोट का राजू। आई होप माय डियर ब्रदर्स यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस होल स्टोरी। आपको ये पूरा चैप्टर एक मर्तबा खुद on your own you have to do the reading of this chapter, then you will fully understand this chapter inshallah. We will meet again in the next video lecture with some more exercises to do. अब हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेज हैं और लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज हैं। In the next video lecture we will start with reading comprehension exercises. Till then take very good care of yourselves, stay home, stay safe and stay healthy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.